नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सबसे बड़ा चुनाव दिल्ली का दंगल। अब ये कार्यक्रम अपने समापन की ओर है और जब हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं तो आज आपकी मुलाकात बेहद खास मेहमान से कराने जा रहे हैं। एक ऐसी सीट जिसकी चर्चा उत्तर भारत में हो रही है। ये हाई प्रोफाइल सीट तो है ही, लेकिन अब ये हॉट सीट भी बन गई है। इससे कई मायने हैं और उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उत्तर पूर्वी दिल्ली से पार्टी के स्टार प्रचारक मनोज तिवारी हमारे साथ हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वरुण जी। जब ये नारा चलता है अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बारी मनोज तिवारी, इस संकल्प में कितनी सिद्धि दिखाई दे रही है? नहीं, ये सब कुछ सफल होने जा रहा है। भारत की जो मालिकों की फौज है, जिसको हम दूसरे शब्द में जनता कहते हैं, जो देश के मालिक हैं, हम जिनके सेवक हैं, नरेंद्र मोदी जिनके प्रधान सेवक हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास है और हर कोई नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोटिंग डे की तैयारी कर रहा है और ये सफल होगा। मनोज जी, जब हम बात कर रहे हैं क्षेत्र की, क्योंकि ये सवाल आपसे कई बार पूछा गया होगा, आप अकेले हैं जिन पर पार्टी ने इतना भरोसा जताया कि तीसरी बार मौका दिया। जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसा एहसास है? नहीं, जिम्मेदारी तो बढ़ती है अगर ऐसा डिसीजन होता है तो, लेकिन पार्टी को हम धन्यवाद देते हुए, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट भी जीतें, दिल्ली की 7 सीटें जीतें और जो लगभग 100 सीटों पे मुझे और प्रचार करने का दायित्व मिला है, वो सारे जीतने में अपना योगदान निभाएं। क्योंकि आप सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं हैं, आप देश भर में घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। आप क्या सेंस पकड़ पा रहे हैं? क्योंकि एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि 2 चरणों के मतदान के बाद ये पता लग गया कि वैसा माहौल नहीं है, वैसी ऊर्जा नहीं है। आप तो खैर सीटों तक पहुंचे हैं, जनता तक पहुंचे हैं। वो जो कह रहे हैं, आप कैसे देख पा रहे हैं उस चुनाव को? देखिए, चुनाव में कुछ लोग ना चुनाव तक उनका टेम्परेचर बना रहे इसकी कोशिश करते हैं, तो वो छोटी छोटी कारण ढूंढते हैं अपनी खुशी के लिए, जो 4 जून को फुर हो जाएगी उन लोगों की। जो घमंडिया गठबंधन है उनका 4 जून तक तो खुश रहने दीजिए, ताकि वो उनको निकल करके गाड़ी से उतरने में, लोगों के पास जाने में, लोग नहीं आए तो भी भाषण देने में मजा तो आने दीजिए उनको। उत्साहित है वोटिंग टर्नआउट कम को लेकर? वोटिंग टर्नआउट बहुत अच्छा है। जिनको वो वोट बैंक पॉलिटिक्स वोट बैंक समझते थे, वो कितना वोट कर रहे हैं, तो चिंता उनको होनी चाहिए। मैं समझता हूं इस देश के लोग नरेंद्र मोदी जी में विश्वास कर चुके हैं और प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं नरेंद्र मोदी जी। दूसरा तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है। दूसरा कौन है बताइए? कोई है? आपने अगर हरी भूमि सुना हो तो बता दे मुझे कि नरेंद्र मोदी जी के सामने कौन है प्रधानमंत्री का कैंडिडेट? नहीं, हम पूछते हैं, वो कहते हैं हम तय कर लेंगे। तय कर लेंगे। तय कैसे करेंगे? बांटेंगे पहले, इतना हिस्सा तुम्हारा, इतना हिस्सा तुम्हारा, इतना हमारा, इतना उसका। देश का क्या बचेगा? गरीबों का क्या बचेगा? शोषित, पीड़ित, वंचित, दलितों का क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। यही तो हम बताना चाहते हैं कि ये शत्रु खड़े हैं वेश बदल कर, ललचाएंगे जी भर के, पहले फुसलाएंगे फिर खाएंगे बांट के जी भर के, अगर इनको मौका मिला। अगर 10, 15, 20 साल बाद कभी। अभी आप कह रहे हैं कोई संभावना नहीं? संभावना क्यों होगी? संभावना तो दिया था देश ने। जब देश ने 10 साल दिया यूपीए को, तो उस 10 साल में सबसे ज्यादा क्या चर्चा होती थी? कोयला घोटाला, 2G घोटाला, तो सेना के हथियार का घोटाला, कॉमनवेल्थ, जहां खोदिए वहीं घोटाला। आज 10 साल बाद क्या चर्चा हो रही है? मोदी जी को गाली दो,
मोदी जी का एक भ्रष्टाचार तो मिला नहीं। और ये सुनना नहीं चाहते हैं कि देश के 13 करोड़ घरों में इज्जत घर बन गया, देश के 12 करोड़ घरों में उज्ज्वला गैस कनेक्शन, माताएं बहनें धुएं से मुक्ति पा चुकी हैं, 48 करोड़ लोग बैंकों से जुड़ गए, अब उनको 500 रुपया भी मिलता है, सरकार से पेंशन मिलता है, उनको सब्सिडी मिलती है, तो बिचौलिया एक पैसा नहीं ले सकता, सब सीधे खाते में। अगर उनका भगवान न करे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो मुआवजा उसी के आधार पर मिलता है, सबका बीमा हो गया। इस देश में कोई बहन बेटी गर्भवती हुई तो 5500 रुपया उसके अकाउंट में आ गया, बच्चा स्वस्थ हो, खाएं पिएं, किसानों के अकाउंट में पैसा आ रहा है। इस देश के 55 करोड़ लोगों का 5 लाख रुपए का फ्री इलाज आ रहा है। और इतना करने के बाद भी मोदी जी कह रहे अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो ये 10 साल में जो हुआ वो ट्रेलर है। तो ट्रेलर ये है तो फिल्म कैसी होगी विकास की? तो अब जनता अगर इस पे नहीं विश्वास करेगी तो जिन लोगों ने हर दिन घोटाले किए, हरी भूमि में भी हर चौथे दिन छपता था 2004 से 2014 तक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि हमारे लिए मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड है, हमारे लिए मुद्दा अग्निवीर योजना है, हमारे लिए मुद्दा अब तो खैर वैक्सीन तक का मुद्दा वो उठा रहे हैं, आपको लगता है इसका असर पड़ेगा या ये काट है? उठाना चाहिए तो उठा ही नहीं रहे, उठ ही नहीं रहा है उनसे। उठाना चाहिए, हम तो नहीं सुन रहे हैं कि आप, हमसे आप सवाल भी नहीं पूछ रहे हैं कि भाई आपके ऊपर ये आरोप लगा है। नहीं, मैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड कौन लाया? मोदी जी लाए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो लाया है वो इसीलिए लाया है कि अगर कहीं भी कुछ गलत ढंग से कोई किसी को फेवर कर रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए और उसको पकड़ा जाना चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। जो दोषी है उसको बचना नहीं चाहिए। ये तो मोदी जी का ये सबसे बड़ा यंत्र है कि दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। वो ये कहते हैं मनोज जी कि पहले ईडी की रेड होती है, रेड होने के बाद फिर इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिल जाता है, चंदा मिलने के बाद वो मामला ठंडा पड़ जाता है। इस तरीके से हुआ। और एक दिल्ली के मामले में तो आम आदमी पार्टी में जितने भी हमने कैंडिडेट का इंटरव्यू किया सब ने बार बार शरद रेड्डी का नाम लिया। देखिए, अगर शरद रेड्डी, जो भी हो, मुझे उतनी जानकारी है नहीं मेरी पहले तो, लेकिन मैं सिंपल सी चीज चाहता हूं, अगर आपको किसी विषय में लगता है कि यहां गड़बड़ी है तो इस देश में कोर्ट का रास्ता है कि नहीं? बिल्कुल। क्यों नहीं जाते हैं कोर्ट? केवल इंटरव्यू में बोलेंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे। मजे की बात देखिए कि वो हर इंटरव्यू में बोल रहे हैं, मगर एक व्यक्ति, क्या लीगल सेल नहीं है आम आदमी पार्टी का? अरे भाई जाओ, इस देश में कोर्ट, आपको एक कोर्ट से बेल नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं ना, तो वैसे ही एक ठो केस लेकर के ऊपर जाइए। लेकिन चूंकि उनको पता है कि ये सिर्फ कहने के लिए है, तथ्य चाहिए ना। अगर हमको भी कोई चंदा दिया हो और उसका वो आदमी गलत है तो जांच उसकी भी हो रही है। आप तो जांच के ही विरोधी हो जाते हैं, आप तो सीधे फैसला सुना देते हैं, इस पे लगाए शराब घोटाले का जांच, नहीं जी ये तो क्लीन चिट दे दिया, और पता चले कोर्ट ने जेल दे दिया। जांच एजेंसी रिपोर्ट लगाई, कोर्ट को देना है जेल या बेल, कोर्ट ने जेल दे दिया, फिर कोर्ट ने कुछ लोगों को बेल भी दे दिया। तो जेल दे या बेल दे तो कोर्ट कर रही है। मनोज तिवारी चाह के तो अरविंद केजरीवाल जी को जेल नहीं कर सकता। हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, आप तो कहते थे कि हम किसी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे, बच्चों की कसम खाते हैं, अब तो आप दूसरे ही के चरण में गिरे पड़े हैं। वो आपको वॉशिंग मशीन बोलते हैं कि आपके यहाँ जो आता है वो धुल जाता है। नहीं भाई, वो बताएं कि वो कांग्रेस के पास कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें ऐसे भ्रष्टाचारियों को धोने की कोशिश हो रही है। देखिए, कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं आप, मगर सच्चाई ये है कि बीजेपी के अंदर भी अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा ना तो उसको 5 मिनट नहीं लगेगा उसको पनिश होने में। हम क्या पनिश कर सकते हैं? पार्टी से हटा देंगे, पद से हटा देंगे, बाकी तो जेल या बेल तो कोर्ट करेगा ना। आप ही बताइए,
वरुण जी में कुछ हाँ, वो तो कोर्ट का मैटर, बट ये नहीं बोलेंगे, ये बार बार बोलेंगे बीजेपी ने जेल कर दिया। अरे भाई, बीजेपी जेल नहीं करती है, बीजेपी कहती है कि ये आदमी गलत कर रहे हैं। जांच एजेंसी, न्यायालय, निचली अदालत, उच्च अदालत, सुप्रीम अदालत, ये सब देश में व्यवस्था है। काहे झूठे लोगों को बेवकूफ बनाने में लगे हुए। एक बार मैं आपके इस सीट पे वापस लौटता हूँ। तीसरी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार आपके सामने जयप्रकाश अग्रवाल थे, जो बहुत सीनियर लीडर हैं और 9वां या 10वां चुनाव अपना इस बार लड़ने जा रहे हैं। आपके सामने शीला दीक्षित रही, 3 बार की मुख्यमंत्री। इस बार आपके सामने कन्हैया कुमार हैं। कौन सा चुनाव आपको लगता है कि वो मुकाबले का था, या ये वाला मुकाबला आपको पहले वाले से कितना अलग दिखाई दे रहा है? दिलचस्प है ये मुकाबला? चर्चित है। चर्चित है, दिलचस्प नहीं है, चर्चित है। पहले वाले दिलचस्प थे। देखिए, शीला दीक्षित जैसा शख्सियत मेरे खिलाफ चुनाव लड़ी। आपको याद होगा, मैं चुनाव के रिजल्ट के बाद मैं शीला जी के पास गया था, क्योंकि उनकी शख्सियत बहुत बड़ी थी। मैं सोचता हूं ना, तो थोड़ी देर में मैं आंसू मेरे निकलने लगेंगे। मैं उनको हरा करके दुखी हुआ था। और मैं जाके कहा था, जब उन्होंने पूछा था कि कितने वोटों से हराए मनोज, हमने कहा शीला दीक्षित को कोई नहीं हरा सकता माता जी, कांग्रेस की हार है, राहुल गांधी जी की हार है, सोनिया जी की हार है। तो उन्होंने जानते हैं क्या कहा था? हम नहीं लड़ना चाहते थे, यहां जबरदस्ती लड़ा दिया। जयप्रकाश अग्रवाल जी थे। आज भी जयप्रकाश अग्रवाल जी कहीं मिल जाएं, हम दोनों गाड़ी रोकेंगे और जाके नमस्ते करेंगे। ये है संस्कार हम लोगों का। लेकिन अब कैसा कैंडिडेट दे दिया? जिस समय की टिकट मिला, उसके साथ एक खड़ा होकर के नरेंद्र मोदी जी की माता जी को गाली दे रहा है। केस भी हुआ, गिरफ्तार भी हुआ, और ये हंस रहे थे। और इनके विचार सुनिएगा कि कितने आतंकवादी मारोगे, हर घर से आतंकवादी निकलेगा। अफजल मीन्स आतंकवादी। हाँ, अफजल आतंकवादी है, इसमें कोई दो राय थोड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है, फांसी की सजा दी है। तो तुम कहते हो कि तुम कितने अफजल मारोगे, मतलब कितने आतंकवादी मारोगे, हम हर घर से आतंकवादी निकालेंगे। और उसी को दे दिया आपने चुनाव लड़ने को। कांग्रेस को क्या हो गया? ऊपर से आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई। सुनीता केजरीवाल जी उसके साथ फोटो खिंचा रही हैं। लवली साइड हो गए, लवली इस्तीफा दे दिए, तो लवली तो बच गए। लवली ने अपना बड़ा, भले वो विपक्ष में है, लेकिन लवली ने अपना बड़ा चरित्र दिखाया। और यही लोग थे जब कांग्रेस दिल्ली में चलती थी। अदरवाइज वर्तमान में जो राहुल जी की कांग्रेस है, वो तो कन्हैया की कांग्रेस हो गई। कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग की कांग्रेस हो गई। अब ये कांग्रेस कम्युनिस्ट हो गई है। अब ये कांग्रेस कांग्रेस नहीं रही सर। जयराम रमेश तो सीनियर नेता हैं, उन्होंने पीछे कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर या चर्चित कोई रहा तो कन्हैया कुमार रहे। भाई देखिए, प्रख्यात भी होते हैं लोग और कुख्यात भी होते हैं। अगर कुख्यात को वो समझते हैं कि बहुत चर्चित हैं, तो चर्चित तो अब छोड़िए, मैं तुलना नहीं करूंगा, वरना पता नहीं मीडिया उसका क्या अर्थ निकाले। आजकल तुलना करना भी ठीक नहीं है। लेकिन कन्हैया कुमार जैसे लोगों को, जो जहां के हैं, वो घर ने ही उनको नहीं सपोर्ट किया, वो कनेक्ट नहीं करता उनसे। बेगूसराय से ही आमतौर पे कोई भी बेगूसराय से लड़ता है अगर यूपीए से, तो कम से कम 4 लाख वोट पाता है। गिरिराज सिंह थे ना सामने, तो गिरिराज सिंह हमेशा थोड़े इतना वोट पाते थे जितना उस टाइम पाए। यही तो मैं बोलना चाहता हूँ। गिरिराज सिंह जी 1.5 लाख से 2 लाख से जीता करते थे, अचानक 4.5 लाख से जीते। इसका इशारा तो समझना पड़ेगा। तो लेकिन अब इशारा राहुल जी को कैसे समझ में आएगा? राहुल जी की इस समय दिमाग में वायनाड की चिप लगी है। वायनाड में खत्म हो गया ना इलेक्शन। अब अभी तो खत्म हो गई, तो हारने वाले हैं ना। रायबरेली चले गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये गए, हुआ से भी गए, हुआ से भी, वहां तो कोई चांस ही नहीं है रायबरेली में।
क्या कांग्रेस ने इस सीट पर एक जो मूव किया कन्हैया कुमार को उतारकर पूर्वांचली बनाम पूर्वांचली का मुकाबला खड़ा कर पाए हैं? काहे पूर्वांचलियों का आप बेइज्जती करते हैं? पूर्वांचली टुकड़े टुकड़े गैंग का नहीं होता है मेरे भैया। पूर्वांचली भारत माता की जय वाला होता है। जहां चुनाव लड़े वो पूर्वांचल में, तो गढ़ था पूर्वांचल का। तो ये जो लोग, कुछ लोग नैरेटिव बनाते हैं, ये नैरेटिव बनाने के अलावा उनके पास चारा नहीं है। राजनीति कन्हैया कुमार की पहली बार दिल्ली में चमकी थी ना, यहीं चर्चित हुए थे वो। चर्चित नहीं हुए थे, वो नफरत का बीज बोते हुए पाए गए थे। तो नफरत का बीज, ताहिर हुसैन भी चर्चित है, जिसने दंगे कराए 2020 के हमारे क्षेत्र में। आपके क्षेत्र में मेरा सवाल था ये आने वाला, चलिए आपने अभी चर्चा कर ली। चर्चित तो वो भी है। तो चर्चित होना किस मामले में चर्चित है? चर्चित तो बड़े बड़े अपराधियों को लोग जानते हैं। दैट इज द मेन रीजन कि अब कांग्रेस नहीं है, अब कांग्रेस कम्युनिस्ट हो चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी जी को कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग चला रहे हैं। मगर में देखिए, कम्युनिस्ट की कुछ बातें गरीबों के लिए थोड़ी सी हितैषी होती थी, बातें, कार्य तो नहीं, बातें। लेकिन वर्तमान में जो कांग्रेस है वो तो सिर्फ अपने भ्रष्टाचार को बचाना चाहती है, वो अपने कन्हैया कुमार को बचाना चाहती है। और भारत तेरे टुकड़े होंगे ये कहना और आतंकवादियों का समर्थन देना, ये कांग्रेस कोई नया बात तो कर नहीं रही है। इसी देश में भगवा आतंकवाद कहा गया राहुल गांधी जी के पार्टी से, याद है ना? कांग्रेस पार्टी ने भगवा आतंकवाद कहा, तो इसके बाद तो कुछ बच नहीं जाता है इस देश में। कुछ भी ऐसी बात, आपने कम्युनिस्ट विचारधारा का बताया कि उसमें कैसी बातें होती हैं। समाजवादी विचारधारा के बारे में कुछ बता पाएंगे आप, किस तरह की रही है? देखिए, समाजवादी विचारधारा तो बहुत अच्छी होती है। लोहिया जी जिसके जनक हैं, हम लोहिया जी का नाम आता है तो अब तो भारतीय जनता पार्टी भी, मोदी जी भी लोहिया जी की तारीफ करते हैं। लेकिन लोहिया जी के जो शिष्य लोग थे वो समाजवादी थोड़े रहे, परिवारवादी हो गए। अगर समाजवाद आज कहीं जिंदा है तो बीजेपी में जिंदा है, भारतीय जनता पार्टी में समाजवाद है। समाजवादी पार्टी में समाजवाद नहीं है, वंशवाद है, परिवारवाद है। एक ही परिवार के कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, देखिए। अखिलेश जी भी, डिम्पल जी भी, अक्षय जी भी, धर्मेंद्र, जो कुछ तो नाम ले। मन इन लोगों को लगता है इनके परिवार के अलावा कोई समाजवाद थोड़ी इसको कहते हैं, इसलिए मोह भंग हो गया था आपका? नहीं, हमारा तो कोई इतना लंबा थोड़ी संपर्क था। हमारा तो चुनाव का संपर्क था 3 महीने का, वो भी अनमने ढंग से। अमर सिंह जी संसार में नहीं है तो हो गया, बट वो चुनाव 3 महीने का था। चुनाव के बाद अमर सिंह जी खुद ही अलग हो गए, क्योंकि उनका झगड़ा हो गया और हमारे बिलारी के भाग से शिखर टूट गया। आपका जो क्षेत्र है दिल्ली की सबसे घनी आबादी वाला लोकसभा क्षेत्र है। केंद्र सरकार की जिन उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं आप, वो और बतौर सांसद आपकी जो यहाँ पर उपलब्धियां रही, कौन से की पॉइंट्स हैं जिनको लेकर मनोज तिवारी जनता के बीच जा रहे हैं? हमारे क्षेत्र में हमारे सांसद बनने के पहले मेट्रो नहीं आती थी। हम पहले फेज 3 का मेट्रो लेके आए शिव विहार तक, और दूसरा अब मौजपुर से निकाल करके पूरा यमुना विहार, भजनपुरा, खजूरी, सोनिया विहार, वजीराबाद, बुराड़ी होते हुए पूरे दिल्ली के मेन एयरपोर्ट से मिला दे रहे हैं। इतना बड़ा काम, वो भी 10 साल के अंदर। हमारे क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल नहीं था वरुण जी। अच्छा, सेंट्रल स्कूल ही नहीं था? सेंट्रल स्कूल नहीं था।
हमने एक बना करके लोकार्पित कर दिया, दूसरा बिल्डिंग बनने जा रही है, तीसरे का सब कुछ परमिशन हो गया है, जमीन थोड़ी खाई थी, भर रहे हैं, अगले बना देंगे, अगले 2 साल में वो भी दे देंगे। हमारे क्षेत्र में यमुना जी पे कोई बड़ा ब्रिज नहीं था, सिग्नेचर ब्रिज बना के हम लोग लाए जब हम 2014 में सांसद बने और राष्ट्रपति शासन था। झगड़ा तभी हुआ था? झगड़ा तो उद्घाटन के लिए हुआ, झगड़ा बनाने के लिए नहीं हुआ था, झगड़ा तो उद्घाटन के लिए था कि अरविंद केजरीवाल जी को था कि हम दूसरे का पुल का उद्घाटन करेंगे। तो भी हमने क्या कहा, हमने कहा ठीक है भाई आप मुख्यमंत्री हो तो, लेकिन बोले नहीं मनोज तिवारी वहां बैठेगा भी नहीं। तब क्षेत्र की जनता ने कहा अरे कैसे नहीं, चलो हमारे साथ। आपको बुलाया नहीं था ना, पहली बार तो प्रोटोकॉल बीच हुआ, उसके कारण तो हमने भी उनको कहीं बुलाना छोड़ दिया। इसीलिए इतनी अदावत है आपकी? नहीं, हमारी कोई अदावत क्या है, दावत भी नहीं है। अच्छा। हमारी देखिए, हम व्यक्तिगत कभी अदावत नहीं रखते। हम तो क्षेत्र में शास्त्री पार्क का चौराहा बनाना था, हमने कहा बनेगा, एलजी साहब से मैंने लिखवा लिया, मिनिस्टर थे सत्येंद्र जैन, बोले मनोज तिवारी की औकात हो तो बना के दिखाए। पीडब्ल्यूडी की रोड, शास्त्री पार्क को हम चौराहा बनाना चाहते हैं एम्स जैसा, हमने फाइनेंशियली भी सैंक्शन करा दिया, वो बोलते नहीं बनने नहीं देंगे। तो मैं आमरण अनशन पे बैठ गया, क्षेत्र की बहुत सारी जनता बैठी, बन गया। हम पुल बना के उद्घाटन कर रहे थे, वो जेल में सत्येंद्र जैन जी बैठे हुए थे। तो जैसा करनी वैसी भरनी, दुआ तो मिलती है ना सर। और भी शास्त्री पार्क सोचिए, अगर हम आपके इंटरव्यू को हमारे क्षेत्र के मुस्लिम भाई देख रहे हैं तो उनको पता चलेगा कि सीलमपुर ब्रिज डबल करने का हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिनको वोट दिया है लोगों ने वो कह रहे हैं नहीं बनना चाहिए। आपको पता है उन्होंने वोट नहीं दिया? नहीं, उन्होंने हमको तो वोट नहीं दिया, उन्होंने उनको वोट दिया जी। वहां पे विधायक आम आदमी पार्टी के, तो क्या करें। ये जब हम बात कर रहे हैं, आपने बताया आपने इतने काम करवाए या केंद्र की कुछ योजनाएं अभी चल तो रही बहुत कुछ बताए नहीं आपको। रेल लाइन गुजरती थी, स्टेशन नहीं था, स्टेशन हम बनाए, गाड़ियां रुकना हम शुरू किए। इस क्षेत्र में एक सड़क है हमारी, पुस्ता रोड बोलते हैं, पुष्टा रोड, शास्त्री पार्क से अक्षरधाम जाने के लिए, शास्त्री पार्क से खजूरी, करावल नगर, उधर लोनी, ये सड़क पे चलना और जिंदगी की एक जंग जीतना बराबर था। बराबर। आज हमने उस सड़क से एलिवेटेड रोड निकाल दिया। अब जिसको अक्षरधाम जाना हो, जो अक्षरधाम 50 मिनट में पहुंचते थे, अब वो 4 मिनट में पहुंचेंगे। ये 10 जून से खोल देंगे ट्रैफिक। जिनको शास्त्री पार्क से सीधे खजूरी जाना है, बीच में उतरने की जरूरत ही नहीं है, खत्म। और अगर उतरे भी तो ऐसी सड़क है नीचे कि आप 100 के स्पीड में चल सकते हैं। चलिएगा मत, मतलब थोड़ा सा धीमे चलेंगे लोग, ऐसा प्रार्थना करें। चल सकते हैं, चल सकते हैं। आप खुद ही आए जा, अभी जैसे आप इधर आके मुड़े ना, तो आप उसी शास्त्री पार्क के चौराहे से आए होंगे जहां अब जाम नहीं लगता, वरना वहां 1.5 घंटा जाम लगता था। हमने अभी क्या किया ना, अपने क्षेत्र के एंट्री पॉइंट्स को फ्री कर दिया। वजीराबाद ब्रिज से कभी बस गिर गई थी, 29 बच्चे मर गए, बच्चों का। वो सिग्नेचर ब्रिज जो साहेब सिंह वर्मा जी ने शुरू किया, दशकों में जाके पूरा हुआ वो, 15 साल। और सेम उसी जमुना जी पे उसी जगह मेट्रो की ब्रिज हम 18 महीने में पूरी करने जा रहे हैं। ये होता है सरकार का अंतर। इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने क्षेत्र के लोगों को बोलूंगा कि आप खजूरी से आगे जब सिग्नेचर ब्रिज जाते हैं तो दाहिने तरफ नजर डालिएगा, मेट्रो का ब्रिज 18 महीने में खड़ा हो रहा है, और उसके ठीक बगल में सिग्नेचर ब्रिज को साहेब सिंह वर्मा जी ने शुरू किया, 465 करोड़ दिया, कांग्रेस की सरकार ने रोके रखा, फिर मनोज तिवारी आया तो राष्ट्रपति शासन में बनाया। आप सोचिए कितना अंतर है विजन का। अगर ये बातें आप हमसे जो बात आप कह रहे हैं ना, अगर ये हमारे क्षेत्र के सभी लोग सुन लें
तो दूसरी पार्टी को एक वोट न मिले। क्या होता है, हमने क्या किया, देखिए अभी भी दिल्ली की दूसरी चाबी हमारे पास नहीं है। नाले की चाबी हमारे पास नहीं है, गली की चाबी नहीं है, वो छोटी सड़क की चाबी नहीं है हमारे पास, करावल नगर रोड की चाबी नहीं है, गामड़ी रोड की चाबी नहीं है। वो आपका वनवास बहुत लंबा हो गया ना दिल्ली। 26 साल हो गया। उसके बाद भी हमने अपने सारे दरवाजों को ऐसा कर दिया है कि अभी तो मान लो थोड़ा सा फिनिशिंग टच चल रहा है, तो आपको 1-1.5-2 महीना थोड़ा सा परेशानी होगी। जैसे अभी आप जहां जाम में लगे होंगे ना, उसके ऊपर मेट्रो लाइन मिल रही है इस समय, तो उसके कारण सुरक्षा के तहत ऊपर से पुल हम थोड़ा सा आधा बंद किए हुए हैं, तो उसमें थोड़ा जाम लग रहा है। लेकिन वो भी मुझे लगता है कि 2-3 दिन में खोल देंगे। जब आपने ये कहा 26 साल का वनवास, तो आप प्रदेश अध्यक्ष रहे, आपने बड़ा यहाँ काम किया, वजह क्या है, क्यों है इतना लंबा वनवास दिल्ली बीजेपी का? केंद्र में लोग जिता देते हैं दिल्ली की जनता, ये विधानसभा में वनवास क्यों है? छोटी चाबी आपको मिल क्यों नहीं रही? अब देखिए, सच्चाई तो ये है कि नहीं मिली। अभी भी हम जाते हैं सांसद का वोट मांगने, तो लोग कहते हैं मनोज जी देखो जी नाला कैसा अब ठीक नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस दिल्ली के साथ साजिश हुई कि लोगों ने समझाया नहीं कि दिल्ली में काम बटा हुआ है, बड़ी चाबी छोटी चाबी, मतलब देश वाली चाबी और दिल्ली वाली चाबी। वैसे तो पूरे देश में दिल्ली, देश की सरकार को भी दिल्ली सरकार कहते हैं, मगर यहां दिल्ली में लोकल गवर्नमेंट 15 साल कांग्रेस ने रुलाया क्या, वो नई नई बातें करते रहे, जात धर्म पे लोगों को बांटते रहे। ये आरोप तो आप पे लगता है कि जात धर्म की राजनीति आप कर रहे हैं, मुद्दे नहीं आप आपके पास। देखिए, आपके प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आज 26 साल से मैं मुस्लिम भाइयों की बात करता हूं, 26 साल से आप क्या तो कांग्रेस को जिताए या तो आम आदमी पार्टी को जिताए, क्या मिला आपको बताओ? आप सीलमपुर जाफराबाद घूम के देख लो, आप करदमपुरी घूम के देख लो, आप मुस्तफाबाद घूम के देख लो। एक 5 साल अगर मिल जाए ना, तो मुस्तफाबाद को भी, करदमपुरी को भी, सीलमपुर को भी, और संग संग करावल, ये हमारे सीमापुरी को भी, बाबरपुर को भी और बुराड़ी को भी, सबको ऐसी व्यवस्था मिल जाएगी कि आप कहोगे कि यार ये क्या हो गया अचानक, दिल्ली को इतनी सुंदर बना देंगे। साफ पानी घर में नल से जल आएगा, किसी को टैंकर के लिए लाइन नहीं लगाना पड़ेगा, किसी भी झुग्गी वाले को पानी के लिए पानी खरीदना नहीं पड़ेगा पीने के लिए। जो भी उनका जो सुविधाएं मिल रही हैं, उनसे 5 गुना ज्यादा सुविधाएं दे करके हम दिल्ली में इनको व्यवस्था दे सकते। ये तो आपने कहा था चुनाव में ना, लेकिन पब्लिक ने सुना नहीं। अब नहीं सुना तो हम क्या करें, हम तो सुना रहे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि जनता दिल्ली की अब ये महसूस कर रही है। 25 के चुनाव में आपको लग रहा है कुछ बदलेगा? 100% बदलेगा। आज दिल्ली की जनता देखो ना, महिलाएं सड़कों पे रोती चिल्लाती रहीं कि शराब का दुकान मत खोलो, स्कूल के सामने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, कौन चाहता है सर? और देखिए वो शराब घोटाला में मुख्यमंत्री जेल में, और झूठ के बोलते हैं कि बीजेपी जेल करा रही। आपके कर्म देखो, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर वो इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। क्यों ब्लेम कर रहे हो बीजेपी को, अरविंद केजरीवाल जी? उन्होंने अभियान चलाया जेल का जवाब वोट से, और जो सेंस है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया है, दिल्ली की जनता सहानुभूति वोट देगी। भाई सहानुभूति किस बात की होगी? अगर बुजुर्गों का पेंशन बंद किया इसलिए सहानुभूति होगी, गरीबों का राशन कार्ड नहीं बनाया अरविंद केजरीवाल जी इसलिए सहानुभूति होगी? दिल्ली के लोग नाली गली मोहल्ला सब परेशान है, हमारा कॉलर पकड़ते हैं लोग, उनको लगता है सांसद ने नहीं किया। समझा पाते हैं फिर आप? थोड़ा टाइम लगता है समझाने में, मगर धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं। ये जो
थोड़ा सा आप समझा देना। ये इंटरव्यू चल रहा है, स्पष्ट है सब कुछ। फ्री बिजली या फिर महिलाओं के लिए बस में फ्री यात्रा या आने वाले समय में 1000 रुपये महिलाओं को फ्री, इसकी काट है आपके पास? हम तो पहले से राज्यों में 1000 रुपया दे रहे हैं। ये तो 10 साल से दिया क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल ने? हम तो दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। लाडली योजना आपने सुना ही होगा। छत्तीसगढ़ में 12,000 रुपया सालाना महिलाओं को मिल रहा है। बीजेपी राज्यों में न जाने कितनी सारी, बहुत सारे। यहां क्यों नहीं दिया 10 साल से? अभी क्यों वादा कर रहे हो आगे देंगे? आगे अब तुमको कोई बनाएगा कि आप देगो? बीजेपी देगी। और रही बात बस में महिलाओं की फ्री, वो तो हमेशा रहेगा। हम आएंगे तो महिलाओं का फ्री भी रहेगा और बस भी बहुत अच्छी होगी। बस भी अच्छी होगी और किसी की हिम्मत नहीं होगी कहेगी अरे गाड़ी बड़ा फ्री की सवारी खड़ी है। अपमान नहीं करेंगे महिलाओं का। जिनको जो बिजली का फ्री मिल रहा है, हम तो अभी प्रधानमंत्री सूर्य ऊर्जा शुरू कर दिए हैं। आप 200 यूनिट बोल रहे हैं, हमने कहा आप 1000 यूनिट लगाओ, आपका 0 बिल आएगा। प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा, प्रधानमंत्री सूर्य ऊर्जा। तो हम तो इस पे आ गए, पूरे देश में कर रहे हैं। तो बेवकूफ बना रहे हैं लोग। यहां दिल्ली में जिसका 8 रुपया यूनिट था ना दुकान का रेट, अब वो 24 रुपया यूनिट है। किसी से पूछ लीजिए, अपने कैमरे वालों से पूछिए आप। यहां तो सिर्फ झांसा चल रहा है साहब। कुछ लोगों को 200 यूनिट का लाभ मिलता होगा, लेकिन वो तो हम आएंगे तो 250 यूनिट हो सकता है। कहां है आप 200 यूनिट के चक्कर में? कहां? आप तो फ्री बीज के विरोधी हैं। हम फ्री बीज के विरोधी नहीं हैं। हम फ्री ब्रिज के चक्कर में जल बोर्ड घाटे में चला जाए इसके विरोधी हैं। फ्री ब्रिज के चक्कर में डीटीसी कबाड़ बन जाए हम इसको विरोधी हैं। हम चाहते हैं योजना बने कि अगर आप यहां फ्री दे रहे हैं तो इसको यहां कैसे मैनेज करेंगे। हमने देश के 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपया का फ्री इलाज दिया। हमने अगले 5 साल तक राशन फ्री में दे रहे हैं। तो क्या हमने टॉयलेट नहीं बनाया घर घर? क्या हमने फ्री गैस कनेक्शन नहीं दिया? इस देश में महंगाई को कम नहीं किया? इस देश में ग्रोथ रेट को हमने बढ़ा के अभी तो 7.8 हमारा जीडीपी रेट आने वाला है। योजना से होता है वरुण भाई। हम कोलैप्स नहीं कर सकते कि एक को यहां कर दिए कि आपको बहने आपको बस में फ्री चलेंगे और बस ही नहीं खड़ी हो रही है। और जो बसें दिए हम दिए हैं, नरेंद्र मोदी जी ने दिया है सर। जितनी आप चमचमाती बसें देख रहे हैं ना, सब हमने 1600 बसें इस दिल्ली को दी हैं सांसदों ने। अब आप उसको पूरे दिल्ली में बस चलने के लिए सड़क भी तो होनी चाहिए। तो सड़क कौन बनाएगा? आप बस स्टैंड पे खड़ा हो जाइए, अगर कुर्ता न नोचा जाए, आपका खर्चा जाए तो देखिएगा। ऐसा वो बस स्टैंड का जो होता है ना, वो टूटा फूटा होता है। सो हर चीज व्यवस्थित होनी चाहिए, उसका नाम है बीजेपी। ये जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और अगर वो मिलकर लड़ते हैं, वोट बैंक इकट्ठा होता है, आपको लगता है ये आपके लिए थोड़ा सा इस चुनाव को टफ बनाता है, मुश्किल बनाता है? नहीं 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 नहीं, और आसान बना दिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मिलने से हमारा 5% वोट शेयर बढ़ जाएगा। ये गणित कैसे लगाया आपने? कि कांग्रेस का वोटर का दूसरा पसंद बीजेपी है और आम आदमी पार्टी में भी जो गए ना, उनका दूसरा पसंद बीजेपी है। तो दोनों का दूसरा पसंद बीजेपी है। भाई यहाँ की जो 10 विधानसभा हैं, 7 में आम आदमी पार्टी है और जगह के मुकाबले कमोबेश यहाँ पर बेहतर स्थिति दिखती है। बीजेपी के कम से कम 3 विधायक हैं। तो जब 7 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं और अब एमसीडी भी उनके पास है, कांग्रेस भी मिलकर साथ लड़ रही है, 10 साल से आप ऑलरेडी सांसद भी हैं, आपको लग रहा है कि कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो इस चुनाव में लगे कि कोई मुश्किल? नहीं, यही फैक्टर है कि अब एमसीडी भी उनके पास है, इसलिए एमसीडी को दोष दूसरे को नहीं दे सकते। कल तक आपके पास दिल्ली सरकार थी, हमारे पास एमसीडी थी, हमारे मेयर आपके दरवाजे बैठे रहते थे, आप पैसा नहीं देते थे और हर चीज का ठीकरा एमसीडी पे फोड़ते थे। अब तो 2 साल से एमसीडी भी है, भला अच्छा हुआ एमसीडी में भी वो आ गए। अब बहाना करने का कोई चांस नहीं है। इसलिए जनता उनको कहेगी आप लोग बिल्कुल अकर्मण्य हो,
बाय बाय। अंत में एक दो बातें पूछनी है मुझे। 2020 में आपके क्षेत्र ने दंगा देखा, विभीषिका देखी, क्राइम को लेकर यहाँ बड़े सवाल उठते हैं। मनोज तिवारी के जहन में कोई ब्लूप्रिंट है कि इसको लेकर क्या किया जा सकता है? हमने इस क्षेत्र में अपने बजट से करीब 14 करोड़ रुपए के सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं, और ऐसे सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं जो फेस रीडर है, वो फेस आते ही पूरा उसका परिचय आ जाता है, ऐसे कैमरे लगे हैं। और इस कारण जो भी अपराध होते हैं, अपराधी विद इन आवर्स गिरफ्तार होता है। मगर जब आम आदमी पार्टी का पार्षद ही दंगा कराने लगे तो आप किस पे विश्वास करें? कि हमारे क्षेत्र ने जो दंगा झेला उसका मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन है। अरविंद केजरीवाल ने उसको आगे किया और बचाने की भी कोशिश की। यहां तक कि इंसानियत शर्मसार हुई जब इस यहां दंगे में किसी के दुकान जली, किसी के मकान जले, तो भी नाम देख देख करके मुआवजा मिला। ऐसा लगता था। हम आरोप लगा क्या रहे हैं? आप जाके एक समीक्षा कर लीजिए। जिनकी दुकानें जली हैं, हिंदुओं की दुकानों को क्या मिला और दूसरों की दुकानों को क्या मिला, जबकि दोनों जली है। इसका जवाब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लोग देंगे। ये जब आपने हिंदू मुसलमान का जिक्र किया तो अब वो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ढूंढ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ लिखा नहीं है, और आप अंततः चुनाव को हिंदू मुसलमान पर ले आए हैं। एक तो वो मुसलमान के हैं नहीं, वो मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। अगर वो मुसलमानों के होते तो आज मुस्लिम एरिया में, मुस्लिम समाज में एजुकेशन की बात हो रही होती। उन्होंने हमेशा उनको बैकवर्ड ही रखने की कोशिश की है। उनको आज सुविधा दे रहे हैं कि एक हाथ में आपका वो कुरान पाक हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो। ये बीजेपी की सोच है। और जहां तक रही बात जो उन्होंने मैनिफेस्टो में दिया है कि हम प्रॉपर्टी की समीक्षा करेंगे और हिंदुओं की प्रॉपर्टी को हम माइनॉरिटी यानी मुस्लिम में स्पेशली बांट देंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं। हमारे पास पूरा मैनिफेस्टो है। द बैंक विल इंश्योर प्रॉपर्टी शुड बी डिवाइडेड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इन माइनॉरिटी। भैया इस देश में गृह युद्ध कराने की, दंगा कराने की कोशिश में है कांग्रेस। कौन किसको लेने देता है सर? आप आधा फीट हटा के दीवार उठाना शुरू कर दीजिए, बम गोली न चल जाए तो फिर देखिए। ये देश में दंगा कराने की कोशिश है कांग्रेस की, घमंडिया गठबंधन की। मगर ऐसा देश की जनता नहीं होने देगी, न हिंदू न मुसलमान। एक सवाल, क्योंकि आप इंडस्ट्री के आदमी हैं, जब ये चुनाव का समय आता है, आप हों चाहे कंगना रनावत हों चाहे राज बब्बर हों, इनकी रियल लाइफ को जिस तरह इलेक्शन में डालने की कोशिश होती है, ऐसा प्रयास होता क्यों है और आप इसे कैसे देखते हैं? ये तो बेवकूफ़ी है। अभी तो देखिए एक रील चल रहा है, मैं देख रहा हूँ राज कपूर साहब का। राज कपूर ने कई फिल्मों में नेगेटिव रोल किए हैं। माफ करिएगा, राज बब्बर, एक रील चल रहा है राज बब्बर जी का, और ये चल रहा है कि वो किसी मतलब महिला का रेप कर रहे हैं। तो फिल्म में वो सीन है। अब आप उसको राज बब्बर के कैरेक्टर से जोड़ दें हम। ये तो रियल लाइफ अलग है। रील में तो आदमी कैरेक्टर कर रहा है। वैसे मनोज तिवारी का रील भी ठीक है और रियल भी ठीक है। चलिए मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, हमसे बात की, और आपको चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भैया। ये थे हमारे साथ मनोज तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।